स्टूडेंट, हमारा संप्रेषण तकनीकी चल रहा था, जिसे कि हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको अपना लास्ट वीडियो में संप्रेषण का मतलब बता दिया था। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि संप्रेषण का क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने बताया कि संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। और कम्युनिस शब्द का अर्थ है जानना या समझना, यानी कि कम्युनिस जो शब्द है उसको कॉमन शब्द से लिया गया है। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, तो इसको कॉमन शब्द से लिया गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्ति में सामान्यतया या फिर कॉमन कर देना। संप्रेषण का क्या अर्थ है? किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्ति में सामान्यतया या कॉमन बना देना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संप्रेषण या संचार शब्द से क्या मतलब है? तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि को भेजना या समझना। तो ये इसका अर्थ है। ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप लोग मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और ये जो संप्रेषण है ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसमें जो विचारों का आदान प्रदान होता है, जो विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं, तो वो विचार उसी अर्थ में पहुंचने चाहिए जिसमें वो संदेश भेजा जा रहा है। संप्रेषण का क्या मतलब? संदेश भेजना। तो वो संदेश उसी अर्थ में पहुंचना चाहिए जिस अर्थ में वो भेजा गया है। उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है संप्रेषण की। अगर संदेश प्राप्तकर्ता जिसके पास संदेश को भेजा गया है, तो अगर संदेश उसी रूप में नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा कि संप्रेषण पूरा नहीं माना जाता। मतलब संप्रेषण का अर्थ विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना है कि वह उसे जान सके और समझ सके। मतलब उसका अर्थ चेंज ना हो। मैंने संप्रेषण की परिभाषाएं भी आपको दी थी, और वो आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में। और उसका संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में भी मैंने बताया था कि संप्रेषण किस तरह से दिया जाता है। सबसे पहले प्रेषक होता है, वो संदेश देता है। उसके बाद किस माध्यम से दिया जाता है, उसके बाद फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो उसे मैंने बताया था कि मैं बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगी, लेकिन अभी हम इसे देखेंगे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संप्रेषण के बिना कोई भी निर्देशन कार्य नहीं किया जा सकता। संप्रेषण के अंतर्गत केवल निर्देश ही नहीं दिए जाते, बल्कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनमें विचार विमर्श भी किया जाता है। जो हमारे अंडर जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ विचार विमर्श भी किया जाता है। उनके सुझाव तथा कठिनाइयों को सुना जाता है। इस तरह की ये एक तरह से दोहरी क्रिया है ना। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दोहरी क्रिया है ये, जिसे हम द्विवाही प्रक्रिया भी कहते हैं। और विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो हमेशा चलता रहता है। तो ये संप्रेषण के बिना ही कुछ भी कार्य, या शिक्षा का कार्य हो या किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, संभव नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि संप्रेषण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने हाव भाव, मुख मुद्रा यानी एक्सप्रेशन और विचारों आदि का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त विचार अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। तो ये आपकी समझ आ रही होगी कि संप्रेषण क्या होता है। एक तरह से संप्रेषण जो है प्रेषण करने की
यानी जो भी विचार हैं अपने दूसरे तक पहुंचाने की, विचार विनिमय करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की और दूसरों की बात सुनने की, विचारों, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं या सूचनाओं, ज्ञान, इन सबको एक दूसरे तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण के माध्यम से ही तो हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अगर संप्रेषण नहीं होगा तो कैसे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएंगे। संप्रेषण की जो प्रक्रिया है इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा लोग अपने विचारों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार से विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ सकें। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। तो संप्रेषण की क्रिया किस तरह से होती है ये आपकी समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आज हम देखेंगे संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो संप्रेषण की विशेषताएं क्या हैं? संप्रेषण की सबसे पहली जो विशेषताएं हैं वो स्पष्टता। उसमें क्या होता है कि संदेश अपने उद्देश्य में तभी सफल होगा जब वो स्पष्ट और पूरी तरह से मतलब पूरा होगा और स्पष्ट होगा। संदेश साधारण बोलचाल की भाषा में जब लिखा जाना चाहिए, जहाँ तक हो सके उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत कठिन हो जाता है। और संदेश बहुत छोटा और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे क्या हो कि संदेश जो जिसके पास जा रहा है, संदेश जो प्राप्त करता है, तो वो आसानी से उसे समझ सके। क्योंकि संदेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, संदेश प्राप्तकर्ता को समझ में नहीं आएगा उससे, और संप्रेषण कभी सफल नहीं होगा। जब आपका संदेश सामने वाले की समझ में आ ही नहीं रहा तो कैसे संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरी हमारी इसकी विशेषता है समय के अनुकूल। तो ये समय के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत समय पे गलत सूचना या संदेश आप दे रहे हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी एक ही सूचना का हर जगह अलग अर्थ निकलता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरी विशेषता है निरंतरता, मतलब निरंतर चलने वाला। तो उसमें उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो संप्रेषण प्रणाली है कब सफल हो सकती है? संप्रेषण प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब संप्रेषण प्रभावपूर्वक निरंतर किया जाए। एक बार आदान प्रदान करने से ही ये एकदम प्रभावशाली नहीं होगा। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसी कारण से किसी भी वस्तु का विज्ञापन लगातार दिखाया जाता है, तभी ताकि लोग उसे खरीदने पर मजबूर हो जाएं। मतलब जैसे कोई भी चीज़ है हमें बार बार दिखाई जा रही है तो उसका प्रभाव हम पर अधिक पड़ेगा, बजाय इसके कि एक बार आपने बता दी कोई चीज़ और बस हो गया, ऐसे नहीं होता। तो इसमें भी हमें निरंतरता, मतलब लगातार संदेश देते रहना है। तो ये चीज़ भी इसमें संप्रेषण में बहुत महत्व रखती है। फोर्थ है हमारी पर्याप्तता। तो पर्याप्तता का क्या मतलब है यहाँ पर? पर्याप्तता मतलब हमारा संदेश ऐसा होना चाहिए जो पूरा हो, पूर्ण हो और पर्याप्त हो, और उसमें हर तरह की जानकारी हो। मतलब जैसे एग्जाम्पल है वस्तु का नाम, मात्रा और उसकी विशेषताएं, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी हो। तो ये इसकी विशेषता है। फिर है प्रतिपुष्टि या प्रत्युत्तर। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। मतलब प्रतिपुष्टि या प्रत्युत्तर, इसमें क्या होता है कि हमें जो संदेश देने वाला है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि संदेश सही समय पे और सही व्यक्ति के पास पहुंच रहा है या नहीं, और उसे उसकी प्रतिक्रिया भी मिलनी चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए कि संदेश सही समय पे सही व्यक्ति के पास पहुंच गया है। और उसे फीडबैक ये मिलना चाहिए कि जिस अर्थ में वो संदेश भेजा गया है उसी अर्थ में वो
पहुंचा है या नहीं। तो इस चीज़ का भी संप्रेषण में विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जो लास्ट हमारी विशेषता है इसकी संप्रेषण की, वह है उचित माध्यम। यानी कि संप्रेषण में माध्यम का बहुत महत्व है कि हम किस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो किस जगह पे कौन सा माध्यम सही रहता है या नहीं, तो उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इस संप्रेषण में माध्यम तो वाकई में बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमें सूचनाएं देनी है। हमें माध्यम का उचित चुनाव करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे माध्यम हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेटर है, फैक्स है, टेलीफोन, इंटरनेट, वायरलेस, बहुत से ऐसे माध्यम हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा और समय के अनुसार ही उचित चुनाव करना पड़ेगा माध्यम का। तो ये इसकी विशेषताएं। आइए देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं विशेषताएं। अब देखते हैं संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर निम्नांकित प्रकार से संप्रेषण प्रक्रिया की प्रकृति एवं विशेषताओं का दिग्दर्शन किया जा सकता है। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह द्विवाही प्रक्रिया है, मैंने बताया था। अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष जैसे विचार, संवेदनाएं, भावनाएं तथा संदेश, संवेग समावेशित होते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है। यदि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का संदर्भ सही ढंग से प्रत्यक्षीकृत नहीं कर पाता तो सही संप्रेषण संभव नहीं है। संप्रेषण एवं सूचनाओं में अंतर है। सूचनाओं में तर्क, औपचारिकता तथा इम्पर्सनैलिटी की विशेषताएं होती हैं। जैसे पुस्तक एक सूचना है या टीवी पर प्रोग्राम सूचनाओं से भरे रहते हैं, लेकिन जब तक पुस्तक पढ़ी ना जाए या टीवी खोला ना जाए, उसको ऑन का बटन ना दबाया जाए, तब तक संप्रेषण संभव नहीं है। सूचनाएं वस्तुनिष्ठ होती हैं, जबकि संप्रेषण में व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संप्रेषण में सामान्यतः व्यक्ति उन्हीं चीज़ों, विचारों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिनकी उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, मूल्यों, प्रेरकों, परिस्थितियों या पृष्ठभूमि के अनुसार चाह या आकांक्षा या प्रत्याशा होती है। यहाँ तक समझ आ गया होगा कि संप्रेषण में व्यक्ति किन चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण करता है। तो जिनकी उसे खुद आकांक्षा होती है, ज़रूरत होती है, तो उन्हीं चीज़ों की करता है। संप्रेषण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है। संप्रेषण के 4 मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से? सूचना प्रदान करना, ये ध्यान रखिएगा, ये आ जाता है क्वेश्चन कि संप्रेषण के मुख्य कार्य कौन से। तो 4 मुख्य कार्य हैं। सूचना प्रदान करना, निर्देश अथवा आदेश या संदेश प्रेषित या प्रसारित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना, समन्वय स्थापित करना। संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक होता है। संप्रेषण में विचारों या सूचनाओं को मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर अथवा संकेतों के रूप में प्रेषित किया जाता है एवं ग्रहण किया जाता है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की उपयुक्त परिभाषाओं एवं विशेषताओं तथा प्रकृति के आधार पर कहा जा सकता है। संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विवाही प्रक्रिया है, जिसमें संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। तो ये संप्रेषण की प्रकृति और विशेषताएं थी। आप लोग
अच्छे से रीड करिए, और जो ज़रूरी है वो मैंने बता दिया है। इसकी विशेषताएं मैंने बताई दी हैं आपको, और जो शॉर्ट में थी वो भी बता दी हैं, और इस तरह से आई हैं तो ये भी मैंने आपको बता दी हैं। आप उन्हें भी याद करिए, और ये भी कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि, और देखिए ये मैं आपको बता रही थी ना कि किस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये इसका मॉडल बना हुआ है ये, और ये आप लोग देखिए। फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।